सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने अपनी मास्क वगैरह लगा लिया और हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता लेने। मेरा नाम तारिक रऊफ है, शंगला KPK से मेरा ताल्लुक है। जल्द अज जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। All measures for the safety and welfare of our nationals are being taken and will be taken. कोई इसका चैंपियन न बने, हमें सबसे ज्यादा फिक्र है अपने बच्चों की, लेकिन हमें सही कदम उठाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन से रूनुमा होने वाले इस कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका से लेकर जापान तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया मुतासर हुई है। एयरलाइंस ने चीन के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद करना शुरू कर दी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर स्कैनिंग मशीनें लगा दी गई हैं। चीन से आने वाले मुसाफिरों का दाखिला बंद किया जा रहा है। जाहिर है चीन से ये जरासीम यानी कोरोना वायरस नमूदार हुआ और सबसे ज्यादा असर भी चीन पर पड़ेगा। चीन की अपनी साख, चीन की अंदरूनी सियाहत, चीन की बैरूनी तिजारत, चीन के दीगर मुमालिक के साथ ताल्लुकात, सब कुछ मुतासर हो रहा है। ये एक ऐसा वक्त है चीन को नजर आ रहा है कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दोस्त नहीं है। चीनी कह रहे हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और यही पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान की है। इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको अभी तक वापस नहीं बुलाया और आज एक पॉलिसी दे दी कि चीन के साथ मुआहदा हो चुका है। 14 दिन वहां पर उनको निगहदाश्त में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और जब वो क्लियर हो जाएंगे तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं, लेकिन हम मुल्क की अंदरूनी सियासत पर जरूर बात करेंगे, खसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात की वजह से, IG सिंध के तबादले के हवाले की वजह से, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, जो हमारे रूबरू हैं, वो इंतहाई रेलेवेंट है इन मामलात पर। साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। एक ऐसे मौजू पर आज हम बात करना चाह रहे हैं जिस पर आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और अपने आइडियाज को एलेबोरेट किया है। ये एक आम तासुर है कि कोरोना वायरस सिर्फ इस वजह से पैदा हुआ है, बाहर आया है चीन में, क्योंकि चीनी हर चीज खा लेते हैं और उस वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वसादत से जितने दोस्त देख रहे हैं उनको सलाम। देखिए, वायरस ये आज से नहीं अज़ल से है। तो वायरस की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन इंसान ने बहुत सी वायरस को काबू करके बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू किया। मैं पहले आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, जब कुर्दों पे सदाम हुसैन ने बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किए, उसकी हुकूमत जाने के बाद कभी ये साबित नहीं हो सका कि उनको ये कहाँ से मिले कहाँ थे। मैं आगे थोड़ी सी, आपने क्योंकि सवाल ऐसा किया इसके रेलिवेंसी के साथ, एक फिल्म आई थी 211 में, अमेरिका ने रिलीज़ की। उसमें एक लड़की बिजनेस गर्ल है, वो हांगकांग से फ्लाई करती है अमेरिका में, और ये वायरस वो लेके जाती है, वो मरती है और भी बहुत से लोग मरते हैं उससे। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, एक आफत फैल जाती है, वो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है पता चलता है बैट, चमगादड़ नहीं होता, ये चमगादड़ जो है वो खाया सांप ने, और सांप ने फिर थ्रो किया और वो किसी ने खा लिया, और वो सांप से उसकी जो वायरस फैलाव शुरू हो गया। बात ये है कि ये वो फिल्म का एक पूरा प्लॉट है। आप जरूर देखें, मैं दोस्तों को भी कहूँगा जरूर देखें, इंटरनेट में अवेलेबल है। उसका पूरी चीज अब रेप्लिकेट होती हुई नजर आ रही है। यानी वो फिल्म में हांगकांग से था, ये वुहान से नहीं, बिल्कुल करीब है ना जी हाँ। और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले एक बात करूंगा, जो वुहान है, इट इज अ सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये हार्ट ऑफ चाइना, पूरे चाइना से लोग वहां सारे, यानी कि गुजर के, जैसे इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान में पंजाब में वजीराबाद का भी हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम जंक्शन, ये वो था। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा
कि इनोसेंट स्टेटमेंट है कि ये सारा कुछ हुआ। मैं इसको बहुत एनालाइज किया तो मैंने इसको नाम दिया है जीनियस वायरस। यानी ये वायरस बताते खुद जीनियस वायरस का नाम दिया। पहले तो हम जरा वायरस की ओरिजिन पे बात करें, मैं उसी पे आने लगा, फिर इंपैक्ट पे मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी की ओरिजिन पे आ रहा हूँ। बेसिकली अभी तक अवेलेबल इंफॉर्मेशन यह है कि चाइना में, ये इसी शहर में एक फूड मार्केट थी, उसमें किसी ने सांप खरीदा, उसने जाके खाया और उस सांप की वजह से ये वायरस चल पड़ी। यानी ये जो एक आम तासर है, मेरे जैसा मैंने अभी उस तासर को बिलीव नहीं करता। मेरी गुजारिश सुनने, मेरे जैसा सादा पाकिस्तानी यही समझता है कि चाइना की मार्केट में चले जाएं, वहां हर तरह का गंद वाला चरिंद परिंद पड़े होते हैं और शायद उसी से निकला है ये। आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहा, इसलिए कि चाइनीज ये बिलीव करते हैं कोई चीज जो उड़ सकती है, जो चीज पानी में तैर सकती है, वो सब जायज है खाना। वेल उनका एक अकीदा है तो यू कांट स्टॉप इट। लेकिन सदियों से चाइना आ रहा है, लेकिन ऐसी वायरस कभी वहां पे नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, यानी आपने उस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया कि जो वो गनवाला खाते हैं उस वजह से ये वायरस पार्टली इसको कर रहा हूं। देखें, पाक रहना और ठीक चीजें खाना अच्छी बात है। अब देखें, हमारे यहाँ नाम नहीं लूंगा, हराम है खाना कुछ चीजें, सांप भी हराम है, आपने पिग गया वो हराम है। और देखें बहुत सी वायरसें चलती हैं। 5 वक्त का वुजू करना आपके हाथ साफ करता है 5 टाइम्स अ डे। सफाई का एक सिस्टम एंड सिस्टमैटिकली अल्लाह ने कंसेप्ट दिया है। अगर वहां भी कोई चीज होती है तो मेडिकल लाइन में भी आप देखें, कोई भी काम करने से पहले हाथों को साफ किया जाता है, डिटॉल से किया जाता है, जो ग्लव्स होते हैं, जो इस चीज का है। इसको मैं पार्टली रद्द कर रहा हूं, पूरा रद्द नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज भी पैदा हुई या पैदा की गई, अब 2 चीजें, इज इट ए नेचुरल फिनोमेना और इट्स अ मैन मेड। मेरा दिल जो कहता है कोरोना वायरस इज एक कुदरती अमल है या किसी तरह से बाकायदा एक साजिश से इसको तख्लीक किया? इसी को मैं एनालाइज करने लगा कि या तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में बन गई, खाली शुरू हो गई, दूसरा मैन मेड। तो क्या अगर ये नेचुरल प्रोसेस में है तो क्या मैनमेड नहीं हो सकती? क्या उसी वायरस को कैप्चर करके रख कर एट ए गिवन टाइम लीक नहीं किया जा सकता? मैं अर्ज कर रहा हूं, ये अगर ये देखा जाए, 2 मिनट आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं, अगर मैं कहूं इसी थ्योरी को बतौर इन्वेस्टिगेटर आप सोचें तो क्या करेंगे? तो मैं इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, जिस जगह ये हुआ वहां पहली डेथ हुई होगी। जी हाँ, पहली डेथ को एनालाइज करें, उसके ऊपर गो बैकवर्ड कि भाई ये कहां गए, कहां से खाना लिया, कौन सी चीज खाई और वो कौन सी ऐसा जानवर था जो उन्होंने खाया, तो आपकी ओरिजिन उससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वायरस की ओरिजिन का, उसकी बुनियाद का पता ओरिजिन का निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि वन ऑफ द गाय गोज ही गॉट अ वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ इट इज ट्रैप्ड, इट इज सील्ड एंड it is mixed in food. If it's mixed in food, it will multiply. ये पॉसिबिलिटी भी है। बायोलॉजिकली इस वायरस को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल प्रोड्यूस, या अगर है तो इसको वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कि इस वक्त हमारे पास जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स हैं, उसमें यही चीजें हैं ना। They are not all, they are all जैसे बशार ने वहां शाम में किया, और ये पता नहीं शाम में बशार ने किया किसी और ने किया, सद्दाम के जो किसने भी किया, लेकिन आज तक उसको ओरिजिन नहीं पता चला। लेकिन आप मूवीज भी देखते रहते हैं और आप बहुत सी चीजें ऐसी देखते हैं जो कि उस वक्त फिक्शन लगती हैं, लेकिन बाद में होता था। आपने देखा होगा कि आज से कोई 25 साल पहले या 30 साल पहले जेम्स बॉन्ड आता था, वो जूता उतारता था, उसको उठा के बात करना शुरू कर देता था, तो कहते ये क्या बात कर रहा है, जूते से बात कर रहा है। अब आज आपको पता है जूते के अलावा ऐसी थी, वो ये है कि वो उस वक्त का था 70 years बैक। अमेरिका हैड दिस टेक्नोलॉजी और कंट्रीज के पास भी थी, लेकिन दे आर द पायनियर। तो मैं ये कहता हूं कि जो चीजें फिक्शन आज नजर आ रही हैं, वो फिक्शन असल में एक रियलिटी की तरफ जा रही है। थीसिस डेवलप किया है, गो के हाइपोथेटिकल थीसिस हो सकता है, बट इसकी ग्राउंड जैसे आप लॉजिक बनता है, मैंने जो बहुत लॉजिक बनता है। लेकिन फिर आपके ख्याल में अब चाइनीज गवर्नमेंट तो अपने लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करेगी ना? जो 260 लोग मर गए। आप 5-10 मिनट देते, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप सवाल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। देखें, 2 ही है ना, या तो ये मैनमेड है
या ये नेचुरल कोर्स में ये वायरस आई एंड गॉट स्प्रेडेड, इसके चांसेस भी हैं, मैन मेड के भी चांसेस हैं। लेकिन देखना है कि इस वायरस के इफेक्ट होने के बाद चाइना पे क्या इंपैक्ट आया। अगर आप देखें 15 दिन के अंदर अभी नहीं हुआ। मुझे ब्रेक लेना है, मैं इंपैक्ट पे नाजरीन जरूर बात करता हूं। मलिक साहब का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके असरात चीन पर क्या मुरतब हुए। नाजरीन बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसकी ओरिजिन असरात से लिंक भी कर सकती है। हम बात करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं चीन में रूनुमा होने वाले कोरोना वायरस और उसके दुनिया भर पर असरात अपनी जगह, लेकिन चीन पर इसके कितने असरात हैं। मलिक साहब, असरात की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में लोगों ने एवैक्यूएशन की अपने सिटीजन की, स्टूडेंट्स की, बट पाकिस्तान ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर यांग वी से बात की। उन्होंने उनको बताया कि हमें चीन की हुकूमत और चीन की आवाम पर एतमाद है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं निकाला गया। आज हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला दिया कि हम 14 दिन वहां इनको रखेंगे, जो क्लियर हो जाएंगे उनको वापसी के हम इंतजाम कर लेंगे, यानी 14 दिन मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। एक तरफ पाकिस्तान के चीन के साथ वो ताल्लुकात हैं कि हमेशा मुश्किल वक्त में दोनों मुमालिक ने एक दूसरे का साथ दिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। ये पाकिस्तान की मैनिपुलेशन है। मैंने पहले दिन कहा था कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जाए। जो इस वक्त 20,000 स्टूडेंट वहाँ पे, उनकी फैमिलियाँ देखें, हर एक के 4 मेंबर फैमिली के देखें, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये प्रपोज़ किया था कि या आप चाइना की गवर्नमेंट के साथ तय कर लें कि वो डेस्टिनेशन किसी पे करीबी डेस्टिनेशन पे ले आएँ, 14 दिन वो ऑब्जर्व कर लें, अगर नहीं है तो आप अपने मुल्क में ले आएँ, 14 दिन को अपने ऑब्जर्वेशन में रख के अगर वो वायरस फ्री हैं तो उनको मुल्क में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट गवर्नमेंट किया है कि हम नहीं ला रहे। आई रिएक्टेड, मैंने हाउस में सेनेट में आपने बिल्कुल बात और उसके बाद मैंने लिखा भी और एक आर्टिकल में भी कह दिया कि उनको आना चाहिए। आज भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि उनको आना चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी पाकिस्तानी को मुल्क में आने से मना नहीं कर सकता। इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, आप उन माओं से, उन बापों से, उन बहनों से पूछें, उन फैमिली जिनके बच्चे घरों से। बिल्कुल, मुझे कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया और वो यही कहते हैं कि हम नहीं निकल सकते, ये प्रोपेगेंडा पे ना जाएं, हमें वापस बुलाया जाए। और रूमची में पहले 250 स्टूडेंट थे, वो निकल आए। 130 वहाँ पे इस वक्त भी एयरपोर्ट पे हैं। बीजिंग शंघाई एयरपोर्ट पे बहुत से बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। अगर हम 4-5 जहाज़ ला के उनको टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उनको सवार होने से पहले भी चेक करवा लें वहाँ से, मतलब चाइना से कह के, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन बच्चों को वापस लाना नहायत ज़रूरी है। लेकिन दुनिया ने जो इम्प्रेशन दिया, चीन भी कह रहा है, मसलन WHO ने कहा कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन न लगाई जाएं, इससे और ज़्यादा पैनिक ही होगी। अमेरिका ने लेवल 4 की एडवाइजरी जारी कर दी जो इंतहाई खतरनाक होती है। चीन इस पे रिएक्ट कर रहा है, क्या ये भी एक वजह बनेगी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की खराबी में? पेशेंस से थोड़ा सुन ले 5 मिनट के लिए, तो जो मेरा व्यू आ जाएगा तो फिर आपके क्वेश्चन बड़े बेहतर आ सकते हैं उसमें। तो जब मैंने इम्पैक्ट की बात की तो चाइना के बहुत से दुश्मन हैं। मैं किसी मुल्क को स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगा और ना ही मैं इस प्रोग्राम में किसी मुल्क को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। जब ये वायरस आई, वायरस की जिस अंदाज से पब्लिसिटी हुई वो भी एक इम्पैक्ट है। पैनिक ही क्रिएट कर दी, खौफ की फिजा पैदा हो गई। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो वायरस है बड़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने जीनियस कहा इसको। इस जीनियस वायरस ने इमीडिएटली जो इनके एरियल रूट से सारे बंद कर दिए, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई और जिस अंदाज से प्रोपेगेंडा निकला वो भी आपके सामने है। ट्रैवल बैन लग गई, इंश्योरेंस कंपनियों ने रेड रेटेड कर दिया और फिर ख़ास तौर पे बॉर्डर भी सील कर दिए चारों तरफ से। तो जो एक चाइना की इकॉनमी पे बुरा इम्पैक्ट आना था उसकी शुरुआत शुरू हो गई। अब आप देखिएगा अगले चंद दिनों में आप देखिएगा कि किसी टिन में
या किसी जगह वायरस ज्यादा टेन पकड़ा जाएगा और वो चीन से बना होगा और कह देंगे जी आप सारी इंपोर्ट चाइना से ये चीजें अब आनी शुरू हो गई। मसलन दुनिया भर में स्कैनर लग गए कि चीन से जो चीजें आए उनको पहले ऑब्जर्व किया जाए, स्कैन किया जाए, एडिशनल कास्ट बढ़ेगी उसकी, फिर जो चीन का माल होगा उस पर शकूक व शुबात बढ़ेंगे। चीन की बैरूनी तिजारत पर तो मुदर असरात आना शुरू हो गए। देखें जी, चाइना की जीडीपी सारी एक्सपोर्ट से थी, तो मैं समझता हूँ इस जीडीपी तो ऑटोमेटिकली तबाह हो गया। तो मैं एक सेंटेंस कहने की इजाजत दें, ये चलो मान लेते हैं कि ये नेचुरल ग्रोथ थी वायरस की, कोरोना वायरस, इट वाज नेचुरली ग्रोन विद द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन, लेकिन अब इसको बायो और फिर बना दिया गया है। बायो एक जंग का सिलसिला जो होता है वो शुरू हो गया है, एक टूल बन गया। हाँ बिल्कुल, ये बायोलॉजिकल जो वार है, वारफेयर, वो शुरू हो गया है। इसलिए कि सारे वो काम जो कि एक इवन किसी भी सूरत में वायरस आती तो ये किए जाते, इवन इट्स नेचुरल, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ फॉर्म जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइना की आवाम को, चाइना की एक्सपोर्ट को, चाइना के बिजनेस को, चाइना की इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा, जो मेरी फोरकास्ट है इसमें। और जो कोरोना वायरस निकला है रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के उन 14-15 सूबों में है जो प्रोड्यूस करते हैं माल, जो एक्सपोर्ट्स का माल प्रोड्यूस करते हैं। इसको किस तरह मैंने आपसे अर्ज किया है कि वक्त बताएगा आपको कि मेरी अपनी असेसमेंट है, इट्स ए मैन मेड क्रिएटेड वायरस हैविंग बीन इंजेक्टेड to a certain places which has spreaded so quick. देखिए, so quick, and not only it is so genius, it made its way within those provinces, and what a genius virus with I don't know back from whom, that it is in a position to cripple the world partly and crippled whole of China. Nobody wants to see, लेकिन जो खतरनाक चीज आ रही है अपने प्राचा साहब वो ये है कि चाइनीज फेस को इस वायरस का आइकॉन बनाया जा रहा है, और कोई चाइनीज आपके सामने नजर आएगा तो आप उसे हाथ मिलाने से ग्रेज करेंगे बाहर कि यार इसको वो ना हो। चाइनीज रेस्टोरेंट्स पे लोगों ने जाना छोड़ दिया है, चाइनीज फूड खाना छोड़ दिया है। मैं कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत आइकॉन बना रहा जाए, इस वायरस का आइकॉन चाइनीज को बनाया जा रहा है। इसका इंपैक्ट, चले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं वापस बुलाया जाए, बट जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आई कि पहले उस तमाम माल पे स्प्रे किया जाएगा, ये एडवर्स इंपैक्ट तो पड़ेगा ना फिर पाकिस्तान और चीन की तिजारत। अगर किसी को इंपोर्ट करने का चॉइस है बिटवीन चाइना और सम अदर कंट्री, तो वो क्यों पंगा लेगा भाई, वो क्यों इस चीज के इस प्रोसेस से जाएगा। अच्छा, असली जो आगे मुझे तकलीफ नजर आ रही है, परेशान हो रहा है जो पाकिस्तानी, सी पैक के हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा क्वेश्चन भी यही है आप, और सी पैक पे जितने चाइनीज काम करते हैं, पहले तो वो गए अपनी छुट्टियों पे, अब उनको वापस आने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर हर प्रोजेक्ट पे चाइनीज काम करें, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन है, लेबर है। पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट को बैठ के एक टास्क फोर्स बना के जितने भी चाइनीज वर्कर काम करते हैं उनको वाया बॉर्डर लेके आए, 14 दिन वहां उनके लिए कैंप लगाए, ऑब्जर्वेशन लें, जब क्रॉस होकर पाकिस्तान में आए 14 दिन वहां रखें, तो उनका टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम बॉर्डर टू बॉर्डर एंड टू दी 1 महीने का तकरीबन रखें, ताकि टोटल एलिमिनेशन हो जाए ऑफ एनी डाउट के उनमें वायरस हो। अब इसमें मैंने ये भी कहा है हुकूमत को, मैंने खत लिखा है, मैं तो नेशनल पे इश्यूज में कभी सियासत नहीं करता हूँ, आई एम ऑलवेज स्ट्रेट। आप देख लीजिए, उसके पूछ लीजिएगा, आपके हेल्थ मिनिस्टर है। मेरे पहला आर्टिकल जो मैंने सेकंड डे लिख दिया था, जिसमें कहा था कि कोरोना वायरस ग्लोबल स्केयर, उसको फॉलो अप मैंने ये लिखा था कि कोरोना वायरस इज इट नेचुरल और मैन मेड वायरस। ये मेरा आज का हेडिंग है, जो कि आप, मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का, लोग कहेंगे पता नहीं मशहूर करने लगे अखबार को, लेकिन अगर आप मेरे नाम से इंटरनेट में जाएंगे तो आप इसके मतलब जो मेरा, मैंने खुद ये आर्टिकल पढ़ा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के हवाले से, सी पैक की आपने बात कर दी, तिजारत ने आप तिजारत के हवाले से आपने बात कर दी। चीन इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है। उनकी वजारत खारजा ने अभी बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि हम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान का खसूसी नाम लिया है, रशिया का नाम लिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नाम लिया है और दीगर ममालिक का भी नाम लिया है। इस टेस्टिंग टाइम में पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा रहकर
कैसे आगे बढ़ सकता है? जहाँ एक तरफ ये प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी तरफ वो सबसे पहले तो पाकिस्तान चाइना को मिलकर इस वायरस को कंट्रोल करना चाहिए और यानी हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज टीम्स ऑफ डॉक्टर्स जो है यहाँ से भी सिक्योर्ड वे से वहाँ पे जानी चाहिए जो उनकी हेल्प करें और दोनों मिलकर इस वायरस की इन्वेस्टिगेशन करें कि कहाँ से आई और इस वक्त इसकी प्रेजेंस कहाँ है और मिलकर ये देखें कि इसका खात्मा कैसे हो सकता है। मैं समझता हूँ कुछ दुनिया के वेस्ट ममालिक जो हैं उन्होंने सारी वायरस पे स्टडी करके रखी हुई है। ये वायरस भी किसी न किसी जगह स्टडी हुई होगी। अगर आप किसी भी स्प्रे पे देखें, जो स्प्रे होते हैं, तो उसके किसी एक लाइन में कोरोना वायरस का जिक्र होगा। जब स्प्रे करेंगे इट ऑल्सो किल्स कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज अनस्पेसिफाइड वायरस जिसमें इसका जो बिहेवियर है वो तो नजर आ जाता है, लेकिन इसके बिहेवियर के रिजल्ट में जो इनपुट आता है बॉडी में और जो उसके लिए नुकसानदेह होता है वो जाके हिट करता है आपके जो आपका है ब्रीदिंग सिस्टम प्लस योर ब्रेन, दोनों को हिट करता है और इसका लेवल जो होता है डिफरेंट होता है, 5 टू लेके मोस्ट डेंजरस जो होता है। तो कुछ ये सारे लोग इसमें नहीं मरते, इसमें बीमारी आती है। चीनियों ने बताया कि 243 लोग शफायाब होकर वापस चले गए। मैं कह रहा हूं उसमें है। अब ये मैं समझता हूं देखना यह है कि ऐसी वायरसेस हमेशा अल्लाह मियां खुद ही मार देते हैं। अगर कोई हैवी रेन हो जाए, कोई तूफान आ जाए और देखें उनके नजदीक ताइवान भी है। जी हाँ, जी हाँ। और भी दुश्मन उनके इर्द गिर्द काफी लगे हुए हैं। और लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं इंडिया पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ, इंडिया भी पास ही हमारे साथ ही है और दुश्मन उनके बहुत सारे हैं और जो है वो आपके सामने है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह रहम करे हम सब पे, पूरी दुनिया पे, और ख़ास तौर पे ये जो भी बायोलॉजिकल वारफेयर अगर ये शुरू हो गई तो मैं समझता हूँ ये 5th जनरेशन से निकल के चली गई 6th जनरेशन में। यानी कि अब बम इस्तेमाल नहीं होंगे, आप एक पॉकेट में ब्रीफ केस में लेके 5-7 सिरिंजें ले जाएंगे या 5-7 वो वायरस का ले जाएंगे। इस तरह देखिए एक चीज बताता हूँ, इस तरह एक और बड़ी खतरनाक वायरस इसको दुनिया में अवेलेबल है और उसे कहते हैं वार पॉइजन। आज मैं आपको एक खबर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये वार पॉइजन तकरीबन 2 किलो प्रोड्यूस करता है सिर्फ इजराइल और या अमेरिका के पास है। वो कैप्सूल की सूरत में अगर कोई बंदा निगल ले तो वो उसको हार्ट अटैक लगता है, वो मर जाता है, बच नहीं सकता। दूसरी सूरत में उस कैप्सूल को अगर तोड़ के किसी कमरे में डाल दिया जाए, जितने लोग उसमें सांस लेंगे वो भी हार्ट अटैक से मर जाएंगे और डिटेक्शन नहीं होगी, यही लगा जैसे हार्ट अटैक हुआ। मैंने ये आइडेंटिफाई किया था जब शाहनवाज भुट्टो का मर्डर हुआ था तो उसको उस वार पॉइजन से मारा गया था और उसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन करा के मेरे सामने फ्रेंच पुलिस ने खिलाया था उसको बिल्ली को, और जिस तरह बिल्ली ने की मौत वाक़ हुई यही सिचुएशन उस वक्त शाहनवाज भुट्टो साहब की थी मरने से पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दुनिया में जो एक बायोलॉजिकल एक केमिकल वारफेयर और फिर उसकी एडवांस सिचुएशन आ गई है, इसको रोकना चाहिए। और मेरी तो एक सजेशन है कि इस पर कानून बनना चाहिए कि वायरस का प्रोड्यूस करना, वायरस को आगे फैलाना, ये किसी मुल्क को इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये जंगी जराइम में शामिल करके इसके ऊपर यूएनओ एक अपना वर्डिक्ट दे और सारे मुल्क जो है इसके ऊपर आलमी लॉ बनना चाहिए। मलिक साहब ब्रेक लेते हैं। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिंध के आईजी के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है। आज भी वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की और ज़राए के हवाले से खबर आई कि वजीर आज़म का कहना था किसी नॉन पॉलिटिकल आईजी को वहाँ सिंध में लगाएंगे। सिंध हुकूमत भी इस हवाले से आज एक्टिव रही। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने खत लिखा, सिंध के वज़रा भी बोलते रहे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मलिक साहब, आईजी सिंध के हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी बढ़नी चाहिए कि वजीर आज़म अपने मुशीरों के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ बात कर रहे हैं कि जी नॉन पॉलिटिकल आईजी सिंध लगाएंगे, उधर से मुराद अली शाह साहब खत लिख रहे हैं। लाइटर साइड, अगर प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम कश्मीर में लगाते तो शायद कश्मीर का मसला हल हो जाता। देखिए बात यह है कि आईजी इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी लगा देंगे वो गवर्नमेंट का अफसर रहेगा। लेकिन अगर निश्चित ये हों कि गवर्नर चाहे कि मैं आईजी को कंट्रोल करूं, जो लेजिटिमेट राइट है चीफ मिनिस्टर को वो ना करे, तो फिर ये इशू होगा। मैं समझता हूं कि इस हद तक चीज़ें नहीं जानी चाहिए सूबों में और फेडरेशन में जिससे हालात बहुत ख़राब हों। मैं ये समझिए नीयत है सिर्फ। मैं एक पुराना वाक़या याद दिला दूं
मियां नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, बिल्कुल आईजी थे वहाँ पे, बड़ा झगड़ा चला मियां साहब का भी, और उसको आई साहब इस वक्त के जो एडवाइज़र है फाइनेंस के, नहीं जो सिंध से नहीं, दूसरे जो मिनिस्टर है स्टेट मिनिस्टर, उनके अजीज़ होते थे, मैं उनको बड़ा अच्छा जानता था, मैंने नीचे उनके काम भी किया है। फिर उसके बाद एक दूसरे आईजी आगे नहीं चेंज होने देते थे, मैं नहीं रिलीव करूँगा। मोहतरमा ने कहा कि ये उसकी अपना बंदा, वो नहीं रहना चाहता। ये पहली गवर्नमेंट बिल्कुल 90 की बात, और अल्टीमेटली आईजी रह गया, दोनों हुकूमतें घर चली गई। तो कोई ऐसा ना हो ये बड़ी फेडरेशन की अपने वार्निंग, मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ये छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना, ये बहुत दूर ले जाते हैं। मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब को हमने काम इकट्ठा किया, वो बंदा ऐसा नहीं है। मुराद अली शाह तो कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुराद अली शाह कह रहे हैं कि जब वजीर आजम कराची आए थे एक नाम पे इत्तफाक भी हो गया था, लेकिन फिर जीडीए वालों ने इतराज किया तो वो मुझे समझ नहीं आती कि कलीम इमाम साहब मेरे पास एसपी थे, आईजी भी रहे, बड़े डुसाइल, बड़े सबसे, मुझे समझ नहीं है कि क्या हुआ, किसी ने तो गेन की होगी वहां पे। अब मुझे बताया व्हाट इज द इशू ऑफ जीडीए, हु इज जीडीए टू आस्क फॉर पोस्टिंग, इट्स इज प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। आप उसकी बात सुने, ही इज योर चीफ मिनिस्टर, ट्रीट हिम एज द चीफ मिनिस्टर। क्या आपके पास बुजार साहब आएंगे और कहेंगे फलाने आईजी ला दो जी, देखिए मियां साहब वो तो उनकी पार्टी के हैं ना, वो तो एक पार्टी हो ना, तो फिर आप क्या सिंध उनका नहीं है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? सिंध क्या पाकिस्तान पूरे को 70% एनर्जी नहीं दे रहा है? क्या उसको आप स्टेप सूबे के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? यही तो मैं पॉइंट साबित करना चाहता था। ये आपने मुंह से कह दिया, आपने साबित किया इस बात से। उनके कितने आईजी तब्दील हुए 18 महीनों में? पंजाब में कितने आईजी तब्दील हुए? देखिए ना, मैं कह रहा हूं वो इसलिए कुछ चाहते हैं कि हमारा फेडरेशन से होल्ड हो, वो ऐसे नहीं होता। मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए लॉ एनफोर्सर, और एक और भी आपने जीडीए के हवाले से बात कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार एमक्यूएम को कह रहे हैं कि हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ें, हमारे साथ हैं। आपसे ज्यादा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ताल्लुकात को कोई ना जानता है ना पहचानता है। साहब, क्या वाकई बिलावल भुट्टो की बात सुनी जाएगी? राजा साहब, मैं एक अर्ज करूं, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव किया और बड़े वक्त पे एक इशारा दिया है, और ये इशारा ठीक होगा या इसी माहौल में हो जाएगा अगर कोई चेंज आई, अगर ना हुई तो अगली गवर्नमेंट जो आएगी एमक्यूएम हमारा हिस्सा होगी, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को भी देख लिया, उन्होंने नून को भी देख लिया। हमारे साथ आज भी वो कहते हैं कि हमारा आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैंने 5 साल इनके साथ चला था और मैं ये समझता हूं, आप काफ लीग के साथ भी काम कर चुके, एमक्यूएम के साथ भी काम कर चुके, अभी वो दोनों पीटीआई के इत्तेहादी हैं। जिस तरह से एमक्यूएम के कंसर्न है, काफ लीग के कंसर्न है, चौधरी परवेज इलाही कल भी बात कर रहे थे, शिकायत ही कर रहे थे, गिला ही कर रहे थे, क्या ये वापस आ जाएंगे? आप मुझे बताएं शिकायत क्यों होती है? शिकायत उस वक्त होती है जब कोई एग्रीमेंट का कोई जो किया उसके साथ ना हो। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी चौधरी परवेज इलाही साहब, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे साथ तय जो हुआ था वो नहीं किया। एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारे साथ तय किया था, वो नहीं हुआ। तो दोनों एक पेज पे आ गए ना। तो अगर ये दोनों एक पेज पे रहे और किसी दिन उनका मूड हो गया नो कॉन्फिडेंस देने का, तो दूसरे दिन तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। कितने चांसेस हैं? मैं यही तो आपसे चांसेस देखे, मैं इस तरह के डिटरमिन नहीं करता, लेकिन कुछ हालात और वाकयात ऐसे जब होते हैं, ऐसी चीजें इंजीनियर होती हैं, ऐसी चीजें आगे चलती हैं, तो ये ऐसे नहीं की जाती, ये हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए होती हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से प्रेशराइज किया जा रहा है, आने वाले वक्त में जो फ्लाइट है पीटीआई की, वो मुझे बहुत ट्रबल्स में लग रही है, बम्पी लग रही है, और हो ना सके कहीं कहीं क्रैश लैंडिंग ना हो जाए हुकूमत की। तो क्या लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार एमक्यूएम को ऑफर कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं, चांस है कि एमक्यूएम पीटीआई का साथ छोड़कर सिंध हुकूमत में वजारतें ले? बिलावल भुट्टो की ऑफर को कबूल कह नहीं सकता, हो सकता कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया हो। मिसाल के तौर मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी ने अप्रोच किया कि नहीं किया, लेकिन मैं कह सकता हूं अपने तजर्बे की बिना पे, और कुछ लोग मुझे भी मिलते हैं, और जब वो अपनी डेस्परेशन शो करते हैं प्रेजेंट सिस्टम से, तो उनके पास अगला रास्ता हम ही नजर आते हैं। तो हम तो उनको वेलकम करेंगे अगर उनको हम बेहतरी ला सकते हैं कराची में, और कराची में अगर पीपल्स पार्टी अभी ये अजम्पशन है आपकी, कोई कंक्रीट इसमें डेवलपमेंट में पहले अजम्पशन होती है, अजम्पशन को थोड़ा सा सेमी सॉलिडिफाई किया जाता है, और फिर फाइनली और चीज जो सामने आती है वो सॉलिड होके आती है। बाकी चीजें ऐसी नजर आती हैं। सियासत जो होती है ये प्रोसेस है,
step by step transformation of an idea to mid-level and then mid-level to converging it to reality. तो रियलिटी आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, ब्रॉडर क्वेश्चन जो आज था वो कोरोना वायरस के हवाले से था। किसी ने बड़ा खूब आज लिखा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहा था कि एक छोटे से वायरस को इंसानियत इतनी इजाज़त ना दे कि एक छोटा सा वायरस पूरी इंसानियत को टीयर अपार्ट कर दे। ये वक्त है कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस का मिलकर मुकाबला करे। पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, आलमी सियासत के तकाज़े अपनी जगह पर, लेकिन इंसानियत सबसे अफजल तरजीह होनी चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।